नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो बड़ी खबरों पर हम हमारे मेहमान विशेषज्ञ के साथ चर्चा और विश्लेषण भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान में शिया सुन्नी दंगे, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और इजराइल हिजबुल्लाह ईरान संघर्ष पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। काफिले को रोकने के लिए इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा। वहीं केपीके में शिया सुन्नी के बीच हिंसा से त्रस्त पाकिस्तान। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 मिसाइल और ड्रोन दागे। जवाब में इजराइल ने बेरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में किए हवाई हमले। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम पर भी चल रही है बात। वहीं ईरान ने कहा जल्द ही देंगे इजराइल के हमले का जवाब। बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में रैली करने वाले इस्कॉन पुंडरिक धाम के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को किया गिरफ्तार। ढाका हवाई अड्डे से पुलिस ने की गिरफ्तारी। देशद्रोह का मामला किया दर्ज। रूसी सेना ने यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले ब्रिटिश नागरिक को पकड़ा। यूक्रेन ने रूस के एक तेल डिपो पर हमले का किया दावा। वहीं क्रेमलिन ने अमेरिकी प्रशासन से बातचीत के दिए संकेत। कहा यूक्रेन पर चर्चा के लिए मॉस्को तैयार। फ्रांस में धुर दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की दी धमकी। प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर द्वारा बजट रियायतों के लिए उनकी पार्टी की मांगों को पूरा करने में विफल रहने के बाद दिया कड़ा संदेश। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दिनों खराब आर्थिक हालात, जातीय हिंसा और विपक्ष के प्रदर्शनों के कारण चर्चा में है। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पर है, तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हिंसा से अशांति का माहौल है। दोनों समुदायों के बीच हुई झड़प में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों पाकिस्तान में हिंसा का माहौल बना हुआ है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद की ओर कूच किया है। हालांकि सैकड़ों समर्थकों का मार्च इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। गौरतलब है कि इमरान खान ने 13 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का आखिरी आह्वान किया था। इसमें उन्होंने 24 नवंबर को चुराए गए जनादेश, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों और तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीआई के इस विरोध को गैर कानूनी बताया है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पिछले 2 दिनों से सुरक्षा लॉकडाउन लागू कर रखा है। इस्लामाबाद में किसी भी तरह की सभा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा शहर में आने वाले राजमार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि इंटरनेट और व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं को भी कई इलाकों में बंद कर दिया गया है। वहीं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के नेतृत्व में पीटीआई समर्थकों ने सरकार पर हिंसक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इमरान खान पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित कुर्रम जिला बीते कई दिनों से शिया और सुन्नियों के बीच में जंग का मैदान बना हुआ है। दोनों समुदायों के बीच हुई झड़प में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 21 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जागी सरकार ने दोनों पक्षों से बात कर फिलहाल क्षेत्र में 7 दिनों तक सीज फायर का ऐलान किया है। कुर्रम जिले में अलीजई और बागान कबीलों के बीच झड़पें बीते कई हफ्तों से जारी हैं। हालांकि इस हिंसा का सबसे खराब रूप 21 नवंबर को देखने को मिला,
जब सुन्नी मुस्लिमों के गुट ने पुलिस की सुरक्षा में जा रहे शिया मुस्लिमों के काफिले को निशाना बनाया। इसमें 40 से ज्यादा की मौत हो गई। मौजूदा हिंसा के पीछे भूमि विवाद का मामला है। पराचिनार से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोशेहरा गांव में स्थित भूमि के एक टुकड़े को लेकर यह दंगे भड़के हैं। यह कृषि भूमि है। इसका स्वामित्व शिया जनजाति के पास है, मगर खेती करने के लिए इसे सुन्नी जनजाति को पट्टे पर दिया गया। इसी साल जुलाई में पट्टे की समय सीमा खत्म हो चुकी है, मगर सुन्नी मुसलमानों ने जमीन वापस करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों संप्रदायों के बीच हिंसा हो रही है। तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जो विपक्षी नेता हैं इमरान खान, जो अभी जेल में हैं, उनकी रिहाई को लेकर के उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वो इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जगह पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। लेकिन कार्यकर्ता लगातार इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल उन कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर खड़ी कर दी है। दरअसल इमरान खान काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी की मांग है कि उनको रिहा किया जाए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहाँ पर भी हिंसा फैली हुई है। शिया और सुन्नी के बीच वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में किस तरह से अनरेस्ट है। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नी आमने सामने हैं, काफ़ी हिंसा कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में विपक्ष भी सड़कों पर आ गया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि इमरान खान की रिहाई को लेकर के उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी वहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई है। धारा 144 कई इलाकों में लागू कर दी गई है। कितनी बड़ी परेशानी ये पाकिस्तान की सरकार के लिए है? देखिए, एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। और साथ ही साथ इस बार डेमोन्स्ट्रेशन में उनकी जो धर्मपत्नी है बुशरा बीबी और जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री हैं अमीर गंदापुर, दोनों ही इस डेमोन्स्ट्रेशन में साथ साथ चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान का आवाम ये मानता है कि ये जो इमरान खान को जेल में रखा गया है, ये उनके साथ एक अन्याय किया जा रहा है, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जिसमें सेना और जो एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस तरीके के चुनाव हुए थे उसमें अगर वो निष्पक्ष चुनाव होते तो इमरान खान का जीतना निश्चित था, क्योंकि इतनी बड़ी धांधलियों के बावजूद भी एक बड़ी संख्या में PTI के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो जीते। तो इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जिस कदर लोगों में उत्साह है इस डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए, दूसरी तरफ जो है सरकारी मीडिया कोशिश कर रहा है ये बताने की कि पंजाब में इसका कोई समर्थन नहीं है। और उन्होंने जगह जगह सड़कों पे खाइयां खोद दी हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए हैं, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वो आगे ना बढ़ सके। और अब इसी के मद्देनजर जो है दोनों ही पक्षों में झड़पें हो रही हैं और दंगा फसाद हो। आलोक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो विपक्ष को वहां पर जिस तरह से दबाया गया है, एक लंबी इसकी कहानी रही हुई है, उस कहानी पर अभी हम नहीं जाना चाहते। आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसमें पाकिस्तानी सेना का क्या रोल है? देखिए, पाकिस्तान की सेना का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही
ये जो चुनाव में जितनी धांधलियां हुई, जिसके अंतर्गत इमरान खान को बहुमत नहीं मिला, उसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना है। और उसी ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट के ये जो नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके अंतर्गत में सबसे वरिष्ठ जो जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है उसको लिमिट कर दिया गया। ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इसके पीछे सेना का हाथ है। और एक बड़ी हद तक इमरान खान को गद्दी से हटाने में सेना का हाथ है। और जो अभी सेना अध्यक्ष है वो विशेषकर अपना एक पर्सनल एजेंडा उन्होंने बना लिया है कि हम किसी भी तरीके से इमरान खान को सत्ता पर काबिज नहीं होंगे। आलोक जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पिछले कुछ दिनों में हमने वहाँ पर देखा है करीबन 150 से ज़्यादा वहाँ पर लोग मारे गए हैं। शिया सुन्नी के बीच में वहाँ पर दंगा होता है। इसको आप वहाँ की जो हालात है, पाकिस्तान सरकार उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल ही असफल रही है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान ने सन 47 से कट्टरपंथी शक्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि पख्तून राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए अगर हम एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को वहां बढ़ावा दें तो ये कट्टरपंथी विचारधारा जो है पख्तून राष्ट्रवाद को खत्म कर देगी। और इसी के कारण हमने देखा तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरीके के कट्टरपंथी संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा बन गया है, इसमें कुर्रम जिला है, कुर्रम एजेंसी कहलाती थी पहले। यहाँ पे एक परचिनार घाटी है जिसके अंदर जो लोग रहते हैं वो तुरी कबीले के लोग हैं, वो शिया हैं, वो शिया बहुल इलाका है। लेकिन जो इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो एक सुन्नी बंगश कबीले के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इनके बीच जमीनों के पीछे और कई बार ऐसे झगड़े होते रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि महीनों तक दोनों सेनाओं के, दोनों सशस्त्र ग्रुपों के बीच में जो दंगे हुए हैं वो करीब महीनों चले हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और अभी हमने देखा कि बसें आ रही थी परचिनार से और उनको घेर पर उनको 4-5 तरीके से हमला किया गया और कई लोग जो उसमें मारे गए, कई घायल हुए। कितने लोग मारे गए उसके ऊपर भी अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। पर पाकिस्तान के अंदर शिया माइनॉरिटीज के ऊपर इस तरीके के हमले बहुत समय से हो रहे हैं और मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इन दंगों के पीछे पाकिस्तान की विचारधारा जिम्मेदार है। जब आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं ये कहते हुए कि इस उपमहाद्वीप के मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं, तो दूसरा जो प्रश्न उठता है कि मुसलमान कौन है। और आज तक पाकिस्तान इस बात को परिभाषित नहीं कर पाया कि मुसलमान कौन है। अगर आप देखें सन 53 में मुनीर कयानी कमीशन से लेकर आज तक आपस के दंगे हो रहे हैं, इसके पीछे इसकी जड़ में यह है कि असली मुसलमान कौन है। आज की तारीख में यह स्थिति है, जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं वो किसी भी वैचारिक मतभेद को मानने के लिए तैयार नहीं है। और आलोक जी यहीं पर एक अंतिम सवाल इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे, बड़े संक्षेप में इसको जवाब दीजिएगा। जब शिया सुन्नी का वहां पर लंबे समय से हिंसा हो रही है दोनों के बीच में, इसमें जो आतंकी एलिमेंट है, जो सशस्त्र मिलिशिया है, उसकी एंट्री आप किस तरह से देखते हैं और वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है आने वाले समय में? देखिए, बहुत बड़ा खतरा, और इसको हमें समझना चाहिए कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके अधिकांश हमले जो पख्तून इलाके से बाहर हुए हैं या पख्तून इलाके में भी हुए हैं, वो अधिकतर या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है या सेक्टेरियन माइनॉरिटीज के खिलाफ है। और इसमें सिर्फ शियाओं के ऊपर ही नहीं, सुन्नियों के अंदर भी जो बरेलवी हैं और जो सूफी श्राइन्स हैं उनके ऊपर हमले हुए। अगर आप देखें पेशावर में रहमान बाबा, लाहौर में गंजदाता बख्श या पहले सहवान शरीफ, जितने भी बड़े बड़े सूफी जो श्राइन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर इन कट्टरपंथी शक्तियों ने बड़ी बुरी तरह से हमला किया है। और शिया ही नहीं, इससे पहले अन्य जो शिया का मेरा मतलब इतना शरिया ही नहीं, पहले इस्माइलीज के ऊपर, दाऊदी बोहराज के ऊपर, कईयों के ऊपर हमले हुए हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि जब कट्टरपंथी विचारधारा में हम जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे मतभेद भी बहुत बड़े बड़े मतभेद बन जाते हैं और वो जो है और बढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर जो दंगे हैं इसके कारण सैकड़ों जाने जाती रहती। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हमको पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं
रिश्ते बनाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया की अगर बात करते हैं तो इजराइल का गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान लगातार जारी है। इस सब के बीच खबर है कि अमेरिका की मध्यस्थता में जल्द ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। वहीं ईरान की ओर से एक बार फिर संकेत दिए गए हैं कि ईरान 26 अक्टूबर को इजराइल द्वारा किए गए हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भले ही संघर्ष विराम को लेकर बात चल रही हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हमलों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायल पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 250 मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके जवाब में लेबनान की राजधानी के दक्षिणी उपनगरों में कई इजरायली हवाई हमले हुए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने वहां के निवासियों को शहर खाली करने का आदेश जारी किया था। IDF ने बेका घाटी, बालबेक, हरमेल और टैमनीन शहरों के साथ साथ अल क्षेत्र को भी निशाना बनाया। इस बीच इजरायल सरकार ने सोमवार को कहा कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों को सुलझाना बाकी है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लिटानी नदी से पीछे लौटना होगा और अपनी सेना का पुनर्निर्माण करने और पूरे लेबनान में फिर से हथियार बंद होने से रोकना होगा। हालांकि अमेरिका में इजरायल के राजदूत के हवाले से कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ ही दिनों में समझौता हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होते नहीं दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारेजानी ने एक इंटरव्यू के दौरान इजरायल को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हाल में इजरायल के हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। बता दें, 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। इसमें मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु सुविधाओं सहित ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर हम पश्चिम एशिया की स्थिति की बात करें तो एक थोड़ा सा अच्छी खबर है, जिसमें ये खबर आ रही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो सकता है, जो US का मीडिएशन वहाँ पर चल रहा है। दोनों ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हाँ, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? 2006 की स्थिति में जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें कि दोनों तरफ से जो हमले हैं वो तेज हो गए। हिजबुल्लाह ने करीब 250 मिसाइलें फायर की इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने भी अभी पिछले 1 घंटे में ही कहा है कि 25 बड़े जगहों पे उन्होंने हमला किया है और लोगों को इंगेज किया है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ अभी भी गाजा में भी युद्ध चल ही रहा है, क्योंकि आज भी एम्बुश हुआ है इजरायली सेना में, जिसमें करीब 10 सिपाहियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, विशेषकर ऐसे समय में जब राष्ट्रपति ट्रंप का चुनाव हुआ है। तो मेरे ख्याल से हिजबुल्लाह, ईरान और इनके ऊपर काफी दबाव है कि अभी जो वर्तमान प्रशासन है अमेरिका में, इसके रहते रहते अगर कोई पीस डील साइन हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। और उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये कुछ बढ़ाव हो रहा है। खबरें अभी मिली हैं कि कल इजरायली कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें ये पीस प्रपोजल्स डिस्कस होंगे। क्या इसका फाइन प्रिंट है, ये मेरे ख्याल से अभी तक पब्लिक को नहीं बताया गया है। हिजबुल्लाह को हथियार बंद करने के लिए उसको किस क्षेत्र से पीछे हटना पड़ेगा, ये सब कई चीजें हैं। और ये एक सीज फायर अगर हो जाता है, ये संघर्ष विराम हो जाता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पुराना प्रस्ताव था 1701 उसके अंतर्गत होता है, या 2006 में जो हुआ था उसके अनुसार हो, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। मेरा ये मानना है कि ये जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है
ये पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है। मेरे विचारों से किसी सैन्य समाधान नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम समाधान बातचीत से ही होगा। आलोक जी, यहाँ पर यह भी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपसे हम समझना चाहेंगे कि इजराइल हमास के खिलाफ भी इजराइल का सैन्य अभियान चल रहा है, लेबनान के खिलाफ तो माफ़ कीजिएगा हिजबुल्लाह के खिलाफ तो लेबनान में अभी हाल ही में उसने सैन्य अभियान शुरू किया। इजराइल और हमास की बात करें या इजराइल और हिजबुल्लाह की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है? हिजबुल्लाह के साथ इतनी जल्दी ये पीस डील कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, जब हमास के साथ युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे अंदरूनी मामले थे। जैसा कि मैंने कहा कि हमास ने जब युद्ध किया और हमास ने जब हमला किया, जिसे आतंकवादी हमला ही कहा जाएगा, दुनिया के सभी लोग मारते हैं और कई निर्दोष इजरायली नागरिकों की हत्या की गई, बिल्कुल, तो उसमें इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों की भी एक बहुत बड़ी चूक थी और इजराइल के राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा था कि भाई इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और उसके बाद जो गाजा में युद्ध हुआ और वो चल रहा है, आज भी चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी था, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व जो है नहीं चाहता था कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि खत्म होने पे उनकी ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता। लेकिन जब से हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने लड़ाई की है, राजनीतिक नेतृत्व की जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है वो तुरंत बढ़ गई है, क्योंकि हमेशा यह माना जाता था इजराइल के अंदर कि हिजबुल्लाह को हराना बड़ा मुश्किल है। दूसरा क्या है, हिजबुल्लाह जिस क्षेत्र में है वो इजराइल की सीमा से बाहर है। गाजा जो है फिलिस्तीनी इलाका जरूर है, पर वहां पे अभी भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है और इजराइल की प्रभुसत्ता के अंतर्गत है। तो इजराइल जिस तरीके से वहां हमला कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो अलग स्थिति में है। दूसरा जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसके हिसाब से भी देखिए, हिजबुल्लाह का जो लेबनान है वो सीरिया से जुड़ता है और आगे चलकर फिर उसके आगे ईरान, इराक, ये सब जो यहां से इसको सहायता मिलनी आसान है। मतलब हिजबुल्लाह के खिलाफ एक अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी और हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो हमास से काफी बेहतर हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पिछले काफी समय में लेबनान के अंदर सबसे सशक्त संगठन के रूप में उभरा है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ भी मजबूरियां हैं, उसका नेतृत्व खत्म हो गया, उसको जिस कदर नुकसान पहुंचा इजराइल के हमले से और साथ ही साथ ट्रंप के आने से जो और अन्य खतरे हैं, उसमें हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि वो और ये युद्ध बढ़े। आलोक जी, यहाँ पर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। और साथ ही साथ जो ईरान का अभी वर्तमान जो राजनीतिक नेतृत्व है ये शांति चाहता है। इसने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो दर्शा रहे हैं कि वो शांति चाह रहे हैं। हालांकि ये जो कदम आ रहा है कि वो अभी बदला लेंगे, ये आलोक जी इसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहता था कि ये इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है कि पिछले दिनों इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, अब ईरान की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ईरान भी इजराइल पर बदले की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ईरान कुछ कदम ऐसे उठाने जा रहा है? देखिए, हो सकता है कि ईरान इस तरीके के कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक ऑडियंस का सवाल है। साथ ही साथ ईरान से जो खबरें आ रही हैं कि विलायत फकी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या वो कोमा में है, कुछ इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं, तो वहां पे राजनीतिक टसल भी चल रही होगी, संघर्ष चल रहा होगा नेतृत्व के लिए। और ऐसे में कोई भी गुट ये नहीं दिखना चाहेगा कि हम कमजोर हैं, हम इजराइल से झुक गए। तो हालांकि ईरान के राष्ट्रपति उदारवादी हैं और शांति के समर्थक हैं, पर वो अपने आवाम को या अपनी जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी जो लड़ाई है उसमें अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम कमजोर हैं। तो हो सकता है इस कारण भी युद्ध हो। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि ईरान का जो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व है वो शांति चाहता है और उसने काफी ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण ये संघर्ष और आगे नहीं बढ़ा, वरना ये काफी और ज्यादा आगे बढ़ सकता था, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों विषयों पर आपने अपना विश्लेषण और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अंत में जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने एक ब्रिटिश व्यक्ति को पकड़ा है जो यूक्रेन के लिए लड़ रहा था। उसका एक वीडियो जारी किया गया है। उसका नाम जेम्स स्कॉट राइस एंडरसन है, उम्र 22 साल है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन द्वारा लॉन्च की गई 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी कलुगा क्षेत्र में एक तेल डिपो पर रात में हमला करने का दावा किया है। क्रेमलिन ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वह आने वाले अमेरिकी प्रशासन से बात करने को तैयार है।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सर्किल यूक्रेन में शांति की बात करता है। पेस्कोव ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने बार बार कहा है कि मॉस्को यूक्रेन पर चर्चा के लिए तैयार है। फ्रांस में एक नए घटनाक्रम में दूर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने अविश्वास मत में फ्रांस की गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की एक नई धमकी जारी की। उन्होंने यह धमकी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर द्वारा बजट रियायतों के लिए उनकी पार्टी की मांगों को पूरा करने में विफल रहने के बाद दी है। ले पेन की पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद सरकार संकट में आ सकती है। यूरोपीय संघ और नाटो के विरोध के लिए जाने जाने वाले एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता कैलिन जॉर्जेस्को ने रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में एक चौंकाने वाले परिणाम में बढ़त हासिल कर ली है। इससे देश के पश्चिम और यूक्रेन समर्थक दृष्टिकोण को झटका पहुंचा है। 98% मतपत्रों की गिनती के बाद कैलिन जॉर्जेस्को प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाको से आगे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन पुंडरीक धाम के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को ढाका हवाई अड्डे पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वे बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की वकालत करते हैं। पुंडरीक धाम से जुड़े एक फेसबुक पेज ने चिन्मय कृष्णदास की एक तस्वीर साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें ढाका हवाई अड्डे से पुलिस की जासूसी शाखा के लोगों द्वारा उठाया गया।